वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। आज हम चैलेंजेस टू द नेशन बिल्डिंग पार्ट 3 देखेंगे। अगर आपको पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ऊपर आप एक मैप देख रहे हैं। हमने पिछले पार्ट में भी ये पढ़ा था। जितने भी ये ब्लू कलर्ड स्टेट्स आप देख रहे हैं इसमें राजा महाराजा रूल करते थे। ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, उनके थ्रू रूल करते थे। यानी कि राजा महाराजा को माननी तो ब्रिटिशर्स की पड़ती थी, लेकिन वहाँ पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल नहीं करते थे। जबकि जो दूसरा एरिया है यहाँ पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे। अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तो अब इनको ये पावर मिल गई राजा महाराजा को कि ये चाहे तो इंडिपेंडेंट रह लें, चाहे तो इंडिया से मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान से मिल जाए। इंडिया का पार्टीशन का बंदोबस्त, और ज़्यादा पार्टीशन का बंदोबस्त ब्रिटिशर्स करके गए थे। इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ के अगेंस्ट थी कि ये जो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हो जाए। वो चाह रही थी कि इनको किसी तरह इंडिया में मिलाया जाए। मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया था वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट थी। उन्होंने कहा कि जब प्रिंसली स्टेट्स के पास ये पावर है कि वो कुछ भी वो इंडिपेंडेंट रह भी सकते हैं और नहीं भी, या हमको ज्वाइन कर सकते हैं कि आपको, तो आप कौन होते हो ऐसे बीच में बोलने वाले। तो मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को अपोज किया था। लेकिन फाइनली सरदार पटेल आए, हमारे इंडिया के उस वक्त के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे इस इम्पॉर्टेंट पीरियड पे, इस क्रूशल पीरियड पे। अगर वो नहीं होते तो हो सकता है आज इंडिया नहीं होता और अलग अलग एरियाज में, अलग अलग नेशंस में बटा होता, और हो सकता है आपस में लड़ भी रहा होता। जितनी एडवांसमेंट हमने की है और जो हमारा विगर है इंटरनेशनल फोरम में, वो भी नहीं होता। तो यही कुछ ऐसा ही सरदार पटेल ने बहुत कोशिश की है। उन्होंने किसी भी तरह से डिप्लोमेटिकली, उनकी डिप्लोमेटिक पावर इतनी अच्छी थी कि उन्होंने किसी भी तरह से ये कोशिश की कि ये लोग इंडिया में मिल जाएं। जितना पार्ट मैं इंडिया में मिला सकता हूँ मैं मिला लूँ, और मैक्सिमम से मैक्सिमम सब लोग खुश रहें और इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री रहे। इस वक्त हो सकता है ये आसान लगे क्योंकि आज की स्थितियां कुछ और हैं, लेकिन उस वक्त का जो टाइम था उसमें बहुत ही ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत थी जो कि सरदार पटेल के पास बखूबी थी। 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। हालांकि कुछ तो इनमें से यहाँ पर देख रहे हैं आप, कुछ तो ये पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन बाकी की जो ये जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी जो स्टेट थी, उनको इन्होंने अपने अंदर ये इंडिया में किसी तरह से मिलाना था। तो बड़ा ही मुश्किल टास्क था, लेकिन सरदार पटेल ने बड़ा ही डिप्लोमेटिक किया। यहाँ पर आप उनका एक कोट भी पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा कोट है, यू कैन रीड इट। एंड गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी, यानी कि गवर्नमेंट का जो बेस था इन प्रिंसली स्टेट्स को अपने इंडिया में मिलाने का, वो 3 बेसिस थे। पहला तो ये कि वहाँ के जो लोग हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग हैं, वो चाह रहे थे इंडिया में मिलना। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि राजा हम पर बहुत जुल्म करता है और ये हमको दबा करके रखेगा और हमको कभी बढ़ने नहीं देगा आगे। और वो राजा के अत्याचारों को पसंद नहीं करते थे, वो इंडिया में ही मिलना चाहते थे, वो इन राजा महाराजाओं से छुटकारा पाना चाहते थे। तो गवर्नमेंट की पहली अप्रोच तो ये थी कि वहाँ के लोग इंडिया में मिलना चाहते हैं। दूसरा अप्रोच जो दूसरा कंसिडरेशन किया गवर्नमेंट ने, वो ये किया कि ठीक है, अगर किसी एरिया को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कोई ऑटोनॉमी चाहिए, तो हम कुछ रीजन्स को दे सकते हैं। मतलब किसी तरह हमको उन रीजन्स को अपने अंदर मिलाना है, दैट्स इट, इंडिया के अंदर मिलाना है। अगर वो चाहें तो हम उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे सकते हैं। ऑटोनॉमी यानी कि उनको थोड़ी बहुत पावर रूल करने की दे सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हम रह सकते हैं कुछ एरियाज के पर्सपेक्टिव, कुछ एरियाज के रिस्पेक्ट में। देन इसके अलावा जो तीसरा कंसिडरेशन था वो ये था कि पार्टीशन की वजह से, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन में कितनी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ी है, कितना वायलेंस हुआ है, इसके साथ ही टेरिटोरियल प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। तो अब तो इंडिया को एक साथ रहना ही होगा। इंडिया और ज़्यादा बट नहीं सकता है।
इंडिया की इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन जो है ये सुप्रीम इम्पोर्टेंस है, इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इंडिया अब और बटना अफोर्ड नहीं कर सकता है। फाइनली 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उससे पहले ही काफ़ी सारे टेरिटरीज़ को, यानी कि ज़्यादातर टेरिटरीज़ को सरदार पटेल इंडिया में ले आए थे। उन सभी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था और जिससे वो इंडिया का पार्ट हो गए थे। बदले में इन राजा महाराजाओं को प्रीवे पर्स की सुविधा भी दी गई थी। प्रीवे पर्स बेसिकली वो चीज़ थी जिसके अंदर की इन लोगों को कुछ रुपए और पैसे मिलते हैं। इंडिया में तो वो लोग आ गए थे लेकिन प्रीवे पर्स की सुविधा उनको थी। इसके अलावा जो बाकी जो डिफ़िकल्ट, जिनमें प्रॉब्लम आई, जिन टेरिटोरियल रीजन्स में या प्रिंसली स्टेट्स में, वो कौन कौन सी थी? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। कश्मीर की प्रॉब्लम तो अब जाके सॉल्व हुई है जब 370 हटा है, लेकिन यही हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले केस लेते हैं जूनागढ़ का। देखो जूनागढ़ बेसिकली कहाँ पर लाई करता है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें वो बताती हूँ। देखो ये वाला जो एरिया है ना, गुजरात का जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ये देखो यहाँ पर जूनागढ़ बता भी रखा है ना, तो यही वाला ये ब्लैक कलर का जूनागढ़ वाला एरिया है। तो यहीं पर ये जूनागढ़ लाई करता है। देखो अब हुआ क्या था, यहाँ के जो रूलर थे ना, वो तो थे हमारे मुस्लिम, और जो वहाँ की पॉपुलेशन थी ना, मेजॉरिटी ऑफ द लोग थे वहाँ के हमारे हिंदू थे। तो अब क्या हुआ, ये जूनागढ़ का रूलर तो कहता मैं तो पाकिस्तान के साथ मिलूंगा, मुझे तो पाकिस्तान के साथ मिलना है, पाकिस्तान में मिला लो जूनागढ़ को। उसने पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ मिल चुका हूँ। इंडियन गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कि मोहम्मद अली जिन्ना जो खुद ये बात कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक कंट्री में नहीं रह सकते, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है और वो इसके बावजूद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा मिल ही नहीं सकता, वहाँ के लोग चाह ही नहीं रहे, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, हिंदू पॉपुलेशन है, नहीं। फिर उन्होंने फाइनली क्या किया, वहाँ के जो राजा पे ना प्रेशर बनाना चालू किया, और जूनागढ़ का फिर जो राजा है वो भाग गया कराची में, पाकिस्तान के कराची में भाग गया और वहीं पर फिर रहने लगा, एग्जाइल में रहने लगा। यहाँ पर फिर इन्होंने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्लेबिसाइट करवा दिया, यानी कि रेफरेंडम करवा दिया, तुम्हें रहना है इंडिया के साथ कि नहीं। उसके अंदर ये रिजल्ट निकला कि 99.95% ऑफ द लोगों ने ये कहा है कि हाँ हमें इंडिया के साथ रहना है। फाइनली फिर जूनागढ़ को इस तरह से इंडिया में मिला लिया गया। हालांकि पाकिस्तान इंडिया के जो इस प्लेबिसाइट या रेफरेंडम पर भी सवाल करता है। देन अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के लिए पूरा चैप्टर 8 डेडिकेटेड है, आप उसमें बड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत लंबी कहानी है कश्मीर की, यहाँ पर ये चैप्टर डिस्कस नहीं करने वाला है। देन हैदराबाद और मणिपुर की बात हम यहीं पर करेंगे। अच्छा, इससे पहले ऊपर एक कार्टून है, यहाँ पर हम चलें तो उन्नी कहता है कि क्या हम इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन एंड करके जर्मनी की ही तरह मिल नहीं सकते, मतलब एक कंट्री नहीं बन सकते? क्या बन सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही डिस्टेंट आइडिया है। मतलब जर्मनी का अगर हम केस लें तो जर्मनी में एक्सटर्नल फैक्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उसके पार्टीशन के लिए, क्योंकि कोल्ड वॉर की वजह से यूएसए और यूएसएसआर ने पार्टीशन कर दिया था जर्मनी का। जैसे ही बर्लिन वॉल टूटी और यूएसएसआर टूटने लगा, वैसे ही जर्मनी भी मिल गया। वहाँ के लोगों ने इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि उन्होंने खुद ने दीवार तोड़नी चालू कर दी थी। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो दोनों ही उनमें चाहे इंडिया के लोग हों चाहे पाकिस्तान के लोग हों, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। जो फीलिंग आती है जब इवन इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी हो रहा होता है, तो वो जो दुश्मनी वाली फीलिंग आती है, तो अगर जब तक वो ख़त्म नहीं होगी, इंडिया और पाकिस्तान कभी एक हो ही नहीं सकते। बड़ा ही डिस्टेंट आइडिया है, लेकिन अगर कभी मिले तो बिल्कुल हमारे रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। चाइना जो फ़ायदा उठाता है पाकिस्तान की दोस्ती करके इंडिया को बर्बाद करने का, वो नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही काफ़ी सारा जियोपॉलिटिकल फ़ायदा हमको होने वाला है।
इसके साथ ही यहाँ पर मुन्नी कहती हैं कि क्या हम ये नहीं कर सकते कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और अब एक दूसरे को इंडिपेंडेंट नेशंस मान ले और अच्छे संबंध बनाए। बिल्कुल यही सही रहेगा, क्योंकि हमारा ज़्यादातर दिमाग जो है प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को डील करने के लिए चली जाती है। अगर पाकिस्तान और इंडिया में ये सब शांति हो जाती है तो इंडिया अपनी रिसोर्सेज जो है वो अच्छी एडवांसमेंट अपनी सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए लगा सकता है। अब हम हैदराबाद और मणिपुर के केसेस देखेंगे। पहला है हैदराबाद। नीचे चलने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ हैदराबाद है कहाँ। यहाँ पर आप देखिएगा ये वाला जो एरिया है ये इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया के नीचे लिखा हुआ है हैदराबाद। ये जितना भी ब्लू कलर्ड ये वाला एरिया है ये सारा हैदराबाद की प्रिंसली स्टेट है। यहाँ पर रूलर का टाइटल होता है निज़ाम, यानी कि हैदराबाद का निज़ाम यहाँ पर रूल करता है। नाम तो कुछ और होता है, लेकिन जैसे हम लोग रूलर बोलते हैं वो लोग वहाँ पे निज़ाम बोलते हैं। टाइटल होता है यानी कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति रूल करेगा। एक बहुत ही आइकॉनिक पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं सरदार पटेल के साथ यहाँ पर हैदराबाद के निज़ाम किस तरह से खड़े हैं। और ये तब की पिक्चर है जब हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया गया था। और हम यहाँ पर हैदराबाद का यहाँ पर केस देखने वाले हैं। देखो हैदराबाद के जो निज़ाम थे ना, बड़े ही रईस और बड़े ही पैसे वाले होते हैं। उन्होंने ये बता दिया था कि हम लोग तो भाई इंडिपेंडेंट रहेंगे, हैदराबाद को इंडिपेंडेंट रखेंगे। और फाइनली वो इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में आ गए थे 1947 में। उन्होंने नवंबर 1947 में इंडिया के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें जब तक एक साल के लिए जब तक इंडिया से बातचीत हो रही है तब तक एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कि जो जैसी स्थिति है वैसी बनी रहने दें, और जब तक हमारी तुम्हारी बात हो रही है इंडिया और हैदराबाद की। फाइनली क्या हुआ कि ऐसे नेगोशिएशंस वगैरह चल रहे थे इंडिया और हैदराबाद में। वहाँ में जो हैदराबाद में जो पीजेंट्री थी ना, वहाँ की जो गरीब तबका था और जो फार्मर्स वगैरह थे, उन्होंने मेनली जो तेलंगाना रीजन के थे ना, उन्होंने निज़ाम के जो अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। और औरतें जो थी वहाँ पे जो वुमेन थी, उन्होंने खुद ने इतनी ज़्यादा बड़े नंबर में इस मूवमेंट को ज्वाइन किया कि हम निज़ाम का अत्याचार नहीं सहेंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट, निज़ाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करनी स्टार्ट की। अब क्या हुआ कि जो वहाँ पे जो कम्युनिस्ट्स थे और जो हैदराबाद की कांग्रेस थी, वो उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। वो वहाँ की जो पार्टीज थी, ये पार्टीज निज़ाम के अगेंस्ट थी। फाइनली जब इतना ज़्यादा एजिटेशन हुआ निज़ाम के अगेंस्ट, निज़ाम ने क्या किया, पैरामिलिट्री फोर्स जिसको कि रजाकर कहते हैं, उनको लोगों पर छोड़ दिया। और ये रजाकर पैरामिलिट्री फोर्स को पूरी तरह से सेना या मिलिट्री नहीं होती, मतलब मिलिट्री जैसा ही काम करती है लेकिन पैरामिलिट्री होती है, यानी कि इट्स नॉट अ फुल वाली सेना, लेकिन वो सेना ही होती है। तो जो रजाकर्स थे, जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, उनका कम्युनल नेचर्स कोई हद नहीं जानता था। जिस तरह से उन्होंने नॉन मुस्लिम विमेन को टारगेट किया, लोगों का मर्डर किया, रेप, लूट पाट की, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली वायलेंट हरकतें की थी उन्होंने, और बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जब लोगों ने एजिटेशन किया। तो जब यह चीज़ हो गई, निज़ाम इसके अंदर बिजी हो गए, इतनी देर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली ऑर्डर कर दिया कि आर्मी भेजो इंडिया की, ये सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए। सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है, जिसमें इंडियन आर्मी और निज़ाम की जो फोर्सेस हैं उनमें लड़ाई हो जाती है। और फाइनली निज़ाम जो है वो सरेंडर कर देता है कि ठीक है, अपने घुटने टेक देता है इंडियन आर्मी के सामने, ओके सॉरी। तो इसके बाद हैदराबाद का जो एक्सेशन हो जाता है वो हो जाता है इंडिया के अंदर। फाइनली इस तरह से हैदराबाद का एक्सेशन होता है। निज़ाम बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होता है, मानता नहीं है। फाइनली आर्मी के थ्रू एक ऑपरेशन चलाना पड़ता है और उनको घुटने टिकवाने पड़ते हैं, तब हैदराबाद इंडिया के अंदर आता है।
देन इज मणिपुर। अच्छा, एक फन फैक्ट बताऊं तुम्हें, हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। चलो, देन इज द मणिपुर। देखो, मणिपुर भी बहुत ज़्यादा यूं कह सकते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई मणिपुर को भी मिलाने में। वहाँ के जो महाराज थे बोधा चंद्रा सिंह, उन्होंने इंडिया के साथ मिलने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था। ठीक है, मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया है, मणिपुर को इंडिया में मिला दो, लेकिन मैं रूल करता रहूँगा, मेरी इंटरनल ऑटोनॉमी रहेगी, यानी कि कुछ रूल मैं भी करूँगा, महाराज भी करेगा वहाँ का। लेकिन फिर पब्लिक ओपिनियन, वहाँ के जो आम लोग हैं, उन्होंने महाराजा को ये प्रेशराइज किया कि आप इलेक्शन कराओ मणिपुर में। 1948 जून में इलेक्शंस होते हैं मणिपुर में, और मणिपुर ऐसा पहला पार्ट बन जाता है इंडिया का जिसने कि पहली बार इलेक्शन करवाया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर। आप मुझे बताइएगा कि इंडिया का पहला इलेक्शन फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन इंडिया का कब हुआ था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। देन फिर क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है। देखो, जब भी इलेक्शन होता है, पता है एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, डेमोक्रेटिक लोग आएंगे, बातचीत करेंगे। तो उसमें वो यही बातचीत कर रहे थे कि क्या हम मणिपुर और इंडिया को मिल जाना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें शार्प डिफरेंस थे। वहाँ की जो स्टेट कांग्रेस थी, मणिपुर की जो कांग्रेस थी, उसने तो कहा हाँ जी मिल जाना चाहिए, लेकिन दूसरी पार्टीज इसके अपोजिट थी। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महाराजा को प्रेशराइज कर दिया मर्जर अग्रीमेंट साइन करने के लिए सितंबर 1949 में। महाराजा को ये भी डर सता रहा था कि बर्मा मणिपुर को ना हथिया ले, इस वजह से बहुत प्रेशराइज हुए वो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली महाराजा से मर्जर अग्रीमेंट साइन करा लिया 1949 में। और जो पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको इवन कंसल्ट भी नहीं किया। वहाँ के जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो आम जनता की आवाज़ बनकर आए हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट ने पूछा भी नहीं कि मणिपुर के साथ मिलना है कि नहीं। अब जो स्टेट कांग्रेस मणिपुर की जो कह सकते हैं कि इंडिया के साथ मिलना चाहती थी, उसने बहुत ज़्यादा अच्छा यूँ कह सकते हैं इलेक्शंस में नहीं किया था। मणिपुर में जब इलेक्शन हुए थे तो इस पार्टी को बिल्कुल भी ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, बहुत ये फेल ही कर गई थी एक तरह से वाली पार्टी। लेकिन इस वजह से जो इंडिया ने वहाँ की पॉपुलर लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट तक नहीं किया, पूछा तक नहीं, जो आम लोगों की आवाज़ बन के आई थी, तो इसकी वजह से काफ़ी सारा एंगर होता है, रिसेंटमेंट होती है। लोगों में अभी भी इस चीज़ का गुस्सा है कि हमसे पूछा क्यों नहीं गया, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमको झेलने कभी कभार पड़ जाते हैं। So this is the end of this video. Thanks for watching it. If you liked, hit the like button, subscribe to the channel, stay tuned for more. Thanks for watching it.